Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sites. Today we are going to discuss the ISC Semester 2 examination specimen question paper. Very important. As you know, it is maximum marks. It has 40 marks and time allowed is 1.5 an hour. Okay, so I will be discussing all the important questions. So आप आराम से देखिएगा, इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। और एक बात ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करते मेरा लेक्चर। यूट्यूब के एक एल्गोरिथम होती है, जितना ज़्यादा लाइक होगा वो वीडियो उतना ही ज़्यादा यूट्यूब उसे प्रमोट करता है। सो प्लीज़ इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी, एटलीस्ट यू कैन सपोर्ट मी विद प्रेसिंग अ लाइक बटन। ठीक है, तो सबसे पहले आप बिल्कुल वहाँ पे रिलैक्स होके जाइएगा एग्जामिनेशन रूम में, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे आगे भी, ठीक है, तो इसको बिल्कुल लाइफ का एंड मत समझ लीजिएगा। यू विल गेट प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सो गिव द एग्जाम विद वेरी कूल एंड पॉजिटिव माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सेकंडली हर क्वेश्चन को 2 बार रीड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा आपका, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन है दैट इज 8 मार्क्स, क्वेश्चन 1 है। तो सबसे पहले आप इसका लास्ट वाला रीड करेंगे। ठीक है, बच्चे स्टार्टिंग से रीड करते हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसका फाइनली लास्ट लाइन रीड करिए सबसे पहले, कि फाइंड क्या करना है। बेसिकली हमें यहाँ फाइंड करना है जीवीए। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 20 का क्वेश्चन है। तो इसमें बेसिकली जीवीए में होता क्या है, हम बेसिकली जीवीए आप समझिए एक पार्ट ऑफ अ जीडीपी ही है एक तरह का, जिसमें क्या होता है, जीडीपी में क्या होता है, हम फाइनल वैल्यू को कंसीडर करते हैं। कोई भी अगर कोई गुड बन रहा है तो हम उसमें इंटरमीडिएट वैल्यू मतलब इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू हम नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ फाइनल वैल्यू। तो यहाँ पे अगर इस सिचुएशन में पढ़ के देखेंगे, हम यहाँ पे फाइनल वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो फर्म ए ने क्या किया, सेल्स द फ्लोर टू फर्म बी फॉर ₹100, फर्म बी सेल्स द बिस्किट्स टू होलसेलर सी फॉर ₹160। ठीक है, और फर्म सी ने अल्टीमेटली कंज्यूमर को कितने का बेचा, ₹200 का। मतलब यहाँ बात हो रही है बिस्किट की। ठीक है, बिस्किट बन रहे हैं आटे से, फ्लोर से। तो हम फ्लोर की वैल्यू ₹100 ऑलरेडी 200 में आ चुकी है, क्योंकि कंज्यूमर्स को बेचा जा चुका है। तो कहीं ना कहीं ₹100 की वैल्यू ऑलरेडी ₹200 में है, और आपकी 160 वैल्यू की जो 160 वैल्यू है उसमें ₹100 ऑलरेडी है। तो हम बार बार काउंट नहीं करेंगे। कई बच्चे क्या करेंगे, से 200 प्लस 100 प्लस 160, देखिए गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। सिर्फ आपको फाइनल वैल्यू कंसीडर करनी है। ठीक है, तो दैट विल बी 200। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू आर, क्या है ये, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी है, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी है। देखिए साफ साफ है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी है, अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन, एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होता है, सी प्लस आई के, बिल्कुल नहीं। सी प्लस आई किसके बराबर होता है, एग्रीगेट डिमांड के बराबर होता है। सी प्लस एस, बिल्कुल सी प्लस एस के बराबर होता है एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई हमारा इक्वल टू वाई, ठीक है, नेशनल इनकम दैट इज इक्वल टू सी प्लस एस। ध्यान रखिएगा, ये आपको फॉर्मूला मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, तो 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज अ फोर्थ, ट्रांसफर अर्निंग इन द नेशनल इनकम रेफर्स टू। ट्रांसफर अर्निंग का मतलब क्या होता है, कि जो ऐसी एक तरह की पेमेंट्स होती हैं बेसिकली, या एक तरह का पार्ट होता है नेशनल इनकम का, जिसके अगेंस्ट में कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, तो ये एक तरह की यूनिलेटरल पेमेंट होती है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू एनी पेमेंट। मान लीजिए कोई ओल्ड एज पेंशंस है, ठीक है, तो वो उसके अगेंस्ट में जिसको भी आप पैसा दे रहे हैं, ओल्ड एज या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मान लेते हैं, तो वो एक वन साइडेड पेमेंट होती है। उसके अगेंस्ट हम ये नहीं मानते कि वो हमें कुछ करके देंगे, राइट। तो दैट बेसिकली पार्ट इन द नेशनल इनकम इज कॉल्ड द ट्रांसफर इनकम, और ये चैप्टर नंबर 20 का क्वेश्चन है। तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, अ कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन द परचेस ऑफ गुड्स रिगार्डलेस ऑफ इनकम इन पोजेशन इज कॉल्ड द डैश कंजप्शन। देखिए इसे ऑटोनॉमस कंजप्शन बोलते हैं, वेरी सिंपल। सिक्स्थ है, डैश इज अ क्रिएशन ऑफ न्यू करेंसी टू फिल द गैप बिटवीन गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दिस इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, मैंने अपने लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखा है डेफिसिट फाइनेंसिंग, जब आप करेंसी इशू करके बेसिकली अपने जो एक्सपेंसेस मीट करते हो, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस मीट करती है, दैट इज कॉल्ड द बेसिकली योर गवर्नमेंट deficit financing, right? Then next that is a seventh question, gross national product at factor cost, FC मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, अगेन से चैप्टर नंबर 20 का है, और यहाँ चैप्टर नंबर 19 का, सॉरी। तो जीएनपी एफसी आपको निकालना है, तो एमपी में से आप क्या माइनस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, देखो एमपी क्या होता है, एमपी होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब जितने का बेसिकली कंज्यूमर्स को बेचा जा रहा है, जिस वैल्यू का। और फैक्टर कॉस्ट होता है एक्चुअली में जितने का वो प्रोड्यूस हुआ है। तो अब इसमें से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एफसी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, लेकिन हमें उल्टा जाना है, हमें यहाँ पे एफसी में जाना है। ठीक है, एफसी से एमपी में जाना है, तो हमें यहाँ पे एमपी से
NIT माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मार्केट प्राइसेस में टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, तो हम इसमें से अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो हम क्या पहुंच जाएंगे, वापस GNPFC में पहुंच जाएंगे और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। तो नेक्स्ट दैट इज गिव वन डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। वेरी सिंपल, इसमें डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस होता है टैक्स का वो एक पर्सन पे होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, इम्पैक्ट और इंसिडेंस दो अलग अलग पर्सन पे होता है।